कभी कभी इंसान अपने पुराने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरह पागल सा हो जाता है कि उसे पूरा करने की जैसे ही उसे सूचना मिलता है कि आ जाओ, सही टाइम हो गया है, अपनी ख्वाहिशों को आज पूरा कर लो, तो वह व्यक्ति जो होता है ना आगे देखता ना पीछे देखता है, बिना टाइम गवाए वह उस बुलाए हुए स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन उस स्थान से अब बिना ख्वाहिशें पूरा किए हुए वह उस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी की एक गलती की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है कि एक व्यक्ति ठीक ऐसा ही कर्म करता है, लेकिन वह जो कर्म करता है उस कर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसका फल जो होता है परिवार के ऊपर आके पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाता है। आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का दमोह जिला पड़ता है, उसी का हिडोरिया एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर साल 2020 का ही सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में रेलवे कटनी का जो रेलवे स्टेशन होता है उसी का गेट नंबर 3 होता है। तो वहाँ से कुछ यात्री बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं पर एक पुलिया होता है, उनकी जो नज़र होती है उसी पुलिया के झाड़ियों में एक झाड़ी होता है, वहीं पहुँचता है। देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति उसी समय चीख पड़ता है, और चीखने की जो आवाज़ होता है तो वहाँ पर खड़े जितने भी जो आ रहे व्यक्ति होते हैं सभी के कान में पहुँच जाता है, और सभी व्यक्ति कुछ मिनट के अंदर जो होता है उसी पुलिया पर पहुँचते वह भी नज़ारा देखते दंग से रह जाते हैं। तभी इसकी जो सूचना होता है, यह सूचना जो होता है उसी पास गाँव का रहने वाले ही चौकीदार होते हैं, और दीपक जैसे ही खबर पाते हैं तो वह भी आते हैं, वह भी देखते हैं, नज़ारा दंग से रह जाते हैं। और दीपक इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने हिडोरिया दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी पीडी मिंज जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दलबल टीम को लेते हैं, और इसकी तुरंत उसी वक्त जो सूचना होता है बड़े अधिकारी दमोह के एसपी विवेक अग्रवाल को दे देते हैं। खबर पाने के बाद पीडी मिंज जो होते हैं अपने कुछ सिपाही को साथ लेते हैं, और लेने के बाद जो होता है कटनी के रेलवे स्टेशन के उसी मंजू पुलिया पड़ता उसी के नीचे अब पहुंचते हैं। नज़ारा देखते हैं, दूर से समझ जाते हैं घटना स्थल तो यही है, क्योंकि पुलिया के नीचे जस्ट काफ़ी गमरीरों का जमावड़ा लगा होता है। पीडी मिंज जो होते हैं अपनी पुलिस की जिप्सी को लेकर वहीं पहुंचते, लेकिन जमावड़े के जो लोग होते हैं जैसे पुलिस को जिप्सी को देखते हैं तो अपने आप हट जाते हैं बिना टाइम गंवाए। वहां पर पीडी मिंज अपने कुछ साथियों को लेकर नीचे उतरते हैं, देखते हैं डेड बॉडी जो होता है उस व्यक्ति का औंधे में पड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से चेहरा बिगड़ा होता है। हालत और मंजर कुछ व्यक्ति के शरीर और बयां कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो उम्र होती है देखने में 50 से 55 के बीच लग रहा होता है। पुलिस की टीम भी काफ़ी दंग से रह जाती है, और उसी समय वहाँ के जो सिपाही होते हैं उस पुलिया के नीचे पूरी तरह से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, ताकि इस व्यक्ति का शिनाख्त हो सके। इसीलिए जब निरीक्षण करते हैं लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है उस व्यक्ति की पहचान के लिए कोई भी सुराग नहीं लग पाता। इसीलिए वहाँ पर मौके पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं थाना प्रभारी पीडी पिन अब पूछने लग भी जाते हैं कि आखिर क्या इस व्यक्ति को कोई जानता है। वहाँ के जितने भी व्यक्ति होते हैं उस समय अपने सर नकार देते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर इस व्यक्ति को या कोई पहचानता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति देखा जाए यहाँ का रहने वाला नहीं है।
लेकिन घटना असल का जो नज़ारा होता है बड़ा ही बेदंग होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है पूरी तरह से खून से अब लथपथ होती है, जिससे पूरी तरह से पुलिस को यकीन हो जाता है ये हत्या को अंजाम जो होता है ठीक इसी जगह दिया गया है। सुनसान इलाका होता है, गांव वालों का वहां शाम के टाइम आना जाना तक बंद हो जाता है। पुलिस समझ जाती है कि जो भी व्यक्ति होगा बड़े चालाकी से अपने इस काम को, हत्या वाले काम को अंजाम दिया होगा, क्योंकि उसको पता होता है कि रास्ता शाम के 6 बजे के बाद बंद सा हो जाता है। पुलिस की टीम जो होती है बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर यह व्यक्ति जो होता है कहाँ का था। इसीलिए पुलिस की टीम के वहाँ जो सिपाही होते हैं उस व्यक्ति की जब देर तलाशी लेते हैं और तलाशी लेते वक्त उनका जो हाथ होता है उस व्यक्ति के पैंट में जाता है, तो उसी पैंट में एक मोबाइल निकलता है और साथ में जो होता है माचिस की डिब्बियाँ निकलती हैं। पुलिस की टीम के सामने बस एक ही छोटा मोटा देखा जाए जगाने वाली उम्मीद यही बचा हुआ था कि मोबाइल को सही तरह से खंगाला जाए, हो सकता है उसमें कुछ नंबर निकल जाए। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है मोबाइल को जब अपने कब्जे में लेती है तो उसमें एक ऊपर नंबर होता है, उसी नंबर को पुलिस उसी समय अब डायल कर देती है। पता चलता है इस व्यक्ति का नाम रामचरण बर्मन है, जो ठीक कटनी शहर के ही इंदिरा ज्योति नगर पड़ता है वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस की टीम जैसे ही पहचान पाती है कि आखिर यह रामचरण है, तो पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है। भरने के बाद जो होता है जितने मौके पर साक्ष्य मिले हुए हैं छोटे मोटे उनको अपने कब्जे में लेती है और लेकर उठाकर उसी समय रामचरण के डेड बॉडी को अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। और इसकी जो सूचना होता है रामचरण के परिवार में उसकी पत्नी और उसके अपने बच्चे भी होते हैं उनको दिया जाता है। खबर पाते हैं वह भी बिना टाइम गंवाए ठीक 2 घंटे के अंदर जो होता है उसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचते हैं। रामचरण की जो पत्नी होती है जैसे ही रामचरण को देखती है तो जो उसकी पत्नी जिसका काल्पनिक नाम होता है गीता, तो देखकर गीता वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम समझ जाती है यह पूरी तरह से रामचरण ही है। वहीं मोर्चरी में पुलिस की टीम इधर रामचरण की जो अपनी पत्नी होती है गीता से पूछने लग जाती है कि आखिर आपके जो पति हैं वह पति ठीक कटनी शहर से दमोह जिले कैसे गए। रामचरण की यह पत्नी गीता जैसी यह बात सुनती कहने लग जाती है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर हमारे पति रामचरण जो होता है हमसे बिना बताए हमारा शहर अब कटनी छोड़कर दमोह कैसे चले गए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि इधर कटनी से दमोह जिले जाने का। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए वहां से तुरंत ही उसी समय पोस्टमार्टम हाउस भिजवाकर पोस्टमार्टम करवाकर रामचरण के बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर डेड बॉडी को रामचरण परिवार वालों को सौंप देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए दमोह जिले के एसपी जो होते हैं इधर विवेक अग्रवाल भी पहुंच जाते हैं और उसी समय काफ़ी तौर तरीके से राय मशवरा लेते हैं कि आखिर क्या कारण था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है रामचरण के पास जो मोबाइल मिला हुआ था उस मोबाइल नंबर का पूरा जो होता है अब CDR डिटेल निकाला जाता है और साथ में मोबाइल नंबर का घटना वाले रात का लास्ट लोकेशन निकाला जाता है। लेकिन जब पुलिस CDR डिटेल निकालती है रामचरण के मोबाइल नंबर का तो उसे पता चलता है कि रामचरण के मोबाइल नंबर पर जो कॉल लास्ट बार किया गया था वह नंबर तो लगभग रामचरण कई महीनों से उस नंबर पर लगा पड़ा है। लेकिन पुलिस जब उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है पता चलता है वह नंबर जो था किसी अंजलि बर्मन के नाम से रजिस्टर है। लेकिन उस नंबर के बारे में जब गहराई से जांच पड़ताल किया जाता है पता चलता है उस नंबर का भी लास्ट लोकेशन घटना वाले दिन यानी कि शाम के टाइम जो होता है लगभग आसपास वही अनुगांव दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि इसमें अंजलि का हाथ पूरी तरह से है, इसीलिए अंजलि को अपने कस्टडी में लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अंजलि से ही पुलिस के सामने पूरी तरह से सच्चाई आ सकती है। लेकिन इसमें अब सच्चाई के अलावा जो होता है शक के अलावा कोई गुंजाइश बचा नहीं था कि आखिर अंजलि के अलावा किसी और पर शक किया जाए।
अब पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए सबसे पहले उसके तौर और ठिकाने पर पहुंच जाती है और ठीक अंजलि बर्मन को ही उसके ही घर से अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन पुलिस जब अंजलि बर्मन से अपने थाने में तौर तरीके से सहमति से पूछताछ शुरू कर देती है तो सहमति से पूछताछ करने के बावजूद भी अंजलि जो होती है अपने सर बार बार हिलाना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी बड़े सबूत पड़े होते हैं, इसलिए पुलिस की टीम जैसे ही थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है तो अंजलि कोई ऐसी सातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके। अब पुलिस की टीम जैसे ही अपनी पुलिसिया अंदाज दिखाती है, महिला कांस्टेबल होती हैं दिखाती हैं, तो उसी वक्त अंजलि बर्मन जो होती है बिना टाइम गंवाए रामचरण के हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। और साथ में अंजलि बर्मन का एक अपना नया प्रेमी होता है संतोष पटेल, और साथ में संतोष पटेल का ही दो अपने करीबी दोस्त होते हैं, अमन आप साथ में एक उसका करीबी दोस्त होता है। जैसे ही अंजलि बर्मन इधर तीनों का नाम लेती है पुलिस की जो टीम होती है इधर तीनों की तलाशी करने के लिए अब लग भी जाती है। लेकिन पुलिस के सामने अंजलि बर्मन जो सच्चाई रखती है, जो कहानी बयां करती है, इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। असल में ठीक मध्य प्रदेश का ही जो कटनी शहर पड़ता है, इसी शहर का इंदिरा ज्योति नगर एक जाना माना छोटा मोटा इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला रामचरण होता है, उसकी अपनी पत्नी गीता होती है। रामचरण की जो पत्नी होती है गीता देखने में काफ़ी स्वभाव की भी अच्छी होती है, बोलने चालने में भी ठीक ठाक होती है। रामचरण और गीता के बीच टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन दोनों बेटियां और 1 बेटा जो होते हैं ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं, अपने घर गृहस्थी में उलझे हुए होते हैं। लेकिन रामचरण अपनी पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए कटनी में एक प्राइवेट स्कूल होता है उसी में जाकर ड्राइवरिंग का काम किया करता था, जिसकी वजह से रामचरण के पास ठीक ठाक अब पैसे आ जाते थे और उसी पैसे से उसके पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से अब चल पाता था। लेकिन रामचरण की जो अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने शौक़ होते हैं काफ़ी बदतर होते हैं, क्योंकि जब रात का टाइम होता है तो इधर रामचरण अपनी पत्नी गीता से रिश्ते बनाने के लिए तरह तरह की मांग करता, लेकिन उसकी पत्नी जो थी उतने हिसाब से खरे नहीं उतर पाती, जिसकी वजह से उसकी जो मन होता है अपनी पत्नी गीता से उब जाता और उसी दिन से ठान लेता आज हम बाहर का रास्ता देखेंगे। रामचरण को पता होता है कि आखिर अपने वश में औरतों को किस तरह करना चाहिए और उसी दिन से अपने हिसाब से अपने निगाहों को और बढ़ा लेता है और फिराक में लग जाता है नए नए औरतों को अपने काबू में करने के लिए। तभी रामचरण के दूसरे गांव की रहने वाली शशिकला देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। तभी उसकी निगाह जो होता है रास्ते में एक मार्केट, उसी मार्केट में जाकर शशिकला से पड़ जाता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को पूरी जाँच पड़ताल कर लेता है। पता चलता है शशिकला की तो अपनी मजबूरी है, उसकी मजबूरियों को समझकर रामचरण उसके करीब जाता है, उसकी मजबूरियों को दूर करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन शशिकला के मजबूरियों को समझता शशिकला भी अब रामचरण को समझ जाती है और ठीक अपनी मजबूरियों को दूर करने के लिए शशिकला खुद रामचरण के पीछे हाथ बढ़ाती है, जिसकी वजह से रामचरण और शशिकला के बीच जो होता है धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है। लेकिन दोस्ती के बीच रामचरण इतने तेज़ से अपने कदम बढ़ाता है कि जाकर बिना टाइम गंवाए रामचरण शशिकला के घर में संबंध बना देता है और संबंध का जो रिश्ता होता है अब बार बार चलने लग जाता है। और चलते चलते कुछ साल बीत जाते हैं। शशिकला की एक अपनी और सहेली होती है अनीता भी जो होती है शशिकला के घर आना जाना होता है। आने जाने की वजह से अनीता की जो नज़र होता है अब यह जाकर खुद रामचरण के ऊपर पड़ता है। तो रामचरण के बारे में अनीता खुद जानकारी लेती है। पता चलता है रामचरण एक पैसे वाला और साथ में रंगीला मिजाज का भी है। अनीता की भी अपनी घर की मजबूरी होती है, वह भी धीरे धीरे इधर खुद रामचरण के साथ करीबी बना लेती है। लेकिन रामचरण जो होता है अनीता के मन के भाव को समझ जाता है कि आखिर जो होता है अनीता को क्या चाहिए, और समझते टाइम नहीं लगता रामचरण को। वह बिना टाइम गंवाए इधर शशिकला से दूरी बनाते हुए अनीता से करीबी बना लेता है और बनाने के बाद उससे संबंध बना लेता है। इधर जब मन करता शशिकला के पास जाता और जब मन करता अनीता के पास जाता। दोनों के साथ
करीबी और रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। लेकिन समय के हिसाब से, शरीर के हिसाब से जो होता है, इधर रामचरण का शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन अपने ख्वाहिशें, अपनी चाहतों को पूरा करने रामचरण जो होता है इस तरह अपने कदम बढ़ा लेता है कि ठीक अपने शौक के लिए शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करना अब शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके आगे जो होता है दोनों जवाब दे जाती हैं। उसको भी लगने लगता है कि गोलियां हमारे लिए काफ़ी परफेक्ट अब साबित हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे गोलियों को जो असर होता है ज़्यादा यूज करने की वजह से समय के हिसाब से दोनों औरतों के सामने फीका पड़ने लग जाता है। लेकिन इधर खुद रामचरण जो होता है अपनी कमजोरी ना समझकर औरतों को कमजोरी देने शुरू कर देता है। वह भी समझ जाता है कि औरतें जो होती है अब हमारे सामने नहीं चलने वाली है। तभी जिस स्कूल में मौके पर ड्राइवरी का काम किया करता था रामचरण, उसी स्कूल में चपरासी की काम करने वाली होती है अंजलि बर्मन, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है, जिसके टोटल 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अंजलि बर्मन जो होती है एक विधवा होती है। विधवा की ज़िंदगी जी रही होती है, लेकिन अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए अंजलि बर्मन अपने ही पास जो प्राइवेट स्कूल होता है उसी माँ का चपरासी का अब काम किया करती थी। लेकिन इसी बीच रामचरण की जो नज़र होता है वह नज़र जाकर अंजलि बर्मन के ऊपर पड़ जाता है। देखने भी खूबसूरत होती है और चंचल होती है। रामचरण जैसे ही अंजलि को देखता है, देखने के बाद उसके शरीर के हाव भाव को देखकर पहचान लेता है कि अंजलि जो होती है हमारे कब्जे में जल्द से जल्द आ सकती है। अंजलि की पूरी बैकग्राउंड जानने के लिए रामचरण पीछे पड़ जाता है। तभी किसी के द्वारा पता पा जाता है कि अंजलि एक सीधी स्वभाव की औरत है, उसका किसी व्यक्ति से साथ रिश्ता तक नहीं है। जब समझ जाता कि अंजलि इतनी तरह की साफ स्वभाव की है तो उसको समझने में टाइम नहीं लगता कि अंजलि सीधे स्वभाव से हमारे करीब नहीं आएगी। और इसीलिए जो होता है जब भी अपनी गाड़ी चलाकर स्कूल में पहुंचता तो मौका निकालकर अंजलि के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता, करीब जाने की भरपूर कोशिश करता। लेकिन अंजलि की कुछ अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि वह विधवा की ज़िंदगी जी रही होती है। समझती है समय के हिसाब से हमें एक आदमी की ज़रूरत है। उसकी नज़र में आदमी की ज़रूरत के लिए जो होता है काफ़ी ख्वाहिशें बुनी हुई होती है। लेकिन इर्द गिर्द घूमते हुए इधर रामचरण के ऊपर जब नज़र पहुँचती है खुद अंजलि का, उसको भी लगने लग जाता है कि समय के हिसाब से रामचरण से हमें बात करना चाहिए। लेकिन जब कभी रामचरण अंजलि के करीब जाने की भरपूर कोशिश करता तो अंजलि चौंक से जाती, क्योंकि रामचरण जो होता है अंजलि से 20 साल अब बड़ा भी होता है। इसलिए अंजलि जो होता है उससे दूरी बनाने के लिए अपनी भलाई समझती है। लेकिन रामचरण जो होता है अपनी इच्छा को और काबू में रखने के लिए भरपूर कोशिश करता। लेकिन रामचरण जब भी अंजलि को देखता तो अपनी मन की जिज्ञासा को जगा कर तरह तरह की कल्पनाएं कर कर अंजलि को अपने सपनों पे बसा कर पाने की भरपूर कोशिश करता। हर समय लग जाता कैसे न तैसे कर कर अंजलि को अपने काबू में किया जाए। लेकिन जब भी अंजलि के पास जाता सबसे पहले हाल चाल पूछ लेता और उसकी मजबूरियों को समझता और साथ में उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देता ताकि जल्द जल्द हमारे कब्जे में अंजलि आ सके। लेकिन अंजलि जो होती है इधर रामचरण के हाव भाव को समझ जाती है कि रामचरण चाहता क्या है। लेकिन रामचरण के इस भाव को समझकर भी अंजलि जो होता है उसके करीब अब जाने के लिए कभी तैयार भी नहीं होती है, क्योंकि समझती है कि हमारे अपने 2 बच्चे भी हैं और हमारी इस नौकरी की वजह से हमारे दोनों बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। अगर कहीं रामचरण से कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है और हमारा गलत रामचरण से हो जाता है तो बदनामी तो होना तय है। होने की वजह से हमारी जो नौकरी है यह नौकरी स्कूल से छूट जाएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों के लिए जो होता है हताश हो जाएगा, ज़िंदगी उनकी बेनकाब हो जाएगी। यही सोच साथ समझ कर अंजलि जो होती है उसी दिन से ठान लेती है अब हमें जो था कभी रामचरण से बात नहीं करना है। लेकिन जब कभी रामचरण अंजलि के करीब घूमने की कोशिश करता तो इधर खुद अंजलि जो था उससे दूरी बनाकर चली जाती। रामचरण समझ जाता कि अंजलि हमसे दूरी बना रही है तो उसी वक्त उसके कमरे का पता कर कर खुद रामचरण उसके कमरे पर अब जाना शुरू कर देता और अपने हाथ में कुछ जो होता है व्यंजन वाले पकवान ले जाता और अंजलि के घर में खुद जो होता है खाने लग जाता। लेकिन अंजलि जो होता अपने स्कूल का ही एक कर्मचारी समझकर अपने ही घर में मौके पर दाखिला दे देता। लेकिन कैसे न तैसे चलकर इधर जो होता खुद रामचरण करीब जाने की वहाँ भी कोशिश करता। लेकिन अंजलि जैसे देखता करीब आ रहा है तो अंजलि खुद उसे धक्के मारकर कभी कभी
इशारों में समझा देती। रामचरण भी समझ जाता, लेकिन रामचरण यह नहीं समझ पाता कि आखिर अंजलि जो होती है हमसे दूरी क्यों बनाना चाह रही है, क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है उसकी। लेकिन अंजलि जो होती है अब उसके सामने कभी भाव भी नहीं देना चाह रही थी। रामचरण अब परेशान हो जाता सोच साच कर, लेकिन अंजलि भी अब पीछा छुड़ाने के लिए एकदम बेबस हो जाती है कि आखिर रामचरण से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि रामचरण को कभी आगे अब भाव नहीं देना चाहते थे। रामचरण भाव ना देने के लिए फैसला भी ले लेती है। तभी अंजलि जो होती है अपने ही इलाके के रहने वाला संतोष पटेल होता है, देखने में भी चंचल होता है। अब जिसकी उम्र लगभग अंजलि से मात्र 2 साल छोटा ही होता है, लेकिन अंजलि के इलाके का रहने के कारण जो होता है संतोष का इधर अंजलि से करीबी बन जाता है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब होने की वजह से अंजलि और संतोष के बीच एक दिन संबंध कायम हो जाता है और रिश्ता बार बार अब चलने लग जाता है। और तभी इसकी जो भनक होता है, कहते हैं सूत्रों के हिसाब से यह जाकर रामचरण को लग जाता है। जब लग जाता है उसको यकीन हो जाता है कि इसी वजह से अंजलि हमसे दूरी बना रही है और उसी दिन से ठान लेता है कि अंजलि को अब जो होता है अपनी आंखों के सामने सच्चाई लाना है। और पीछे पड़ जाता है, तलाश में रहता है। तभी उसकी जो तलाश होती बड़ी जल्दी रंग लाता है। अंजलि जैसे कमरे पर पहुंचती है, रात के वक्त होता, उसी वक्त इधर खुद अपनी गाड़ी लेकर अंजलि के कमरे पहुंच जाता है। कुछ घंटे के अंदर जो होता है अंजलि घर में रहती है। बाहर से वह पूरी ध्यान लगाए खड़ा रहता है, लेकिन देखता है कि एक लड़का अंदर जा रहा है। वह कोई और नहीं संतोष पटेल ही होता है। समझ जाता कि आखिर अंजलि हमसे दूरी क्यों बना रही है और वहाँ से चला आता है। लेकिन अंजलि को अपने ही स्कूल में अब संतोष का नाम लेकर धमकाना शुरू कर देती है। इधर अंजलि समझ जाती है कि अब हमारा बचना जो होता है काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि हम बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन इस तरह की धमकी को सुनकर अंजलि आती है, संतोष पटेल को एक एक बात बता देती, कहने लग जाती है कि रामचरण से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बस तुम ही बचा सकती हो, क्योंकि रामचरण हमारे इस रिश्ते के बारे में पूरी तरह से पता पा चुका है। वह कह रहा अगर तुम हमारे साथ रिश्ता नहीं रखोगी तो हम जो होता है इधर खुद तुम्हारे इस संबंध के जो चर्चे हैं पूरे मोहल्ले में ढिढोरे पीट देंगे और साथ में अपने स्कूल में हर मास्टर को बता देंगे। अंजलि डर जाती। अंजलि जब यह बात कहती है तो इधर संतोष खुद भन्ना सा जाता, कहने लग जाता है कि अब तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना होगा ताकि उसका जुबान आगे अब किसी के सामने ना खोले। अंजलि बर्मन संतोष की बात बड़ी ध्यान से सुनती है और उसी दिन से जब कॉलेज में पहुंचती है तो पहुंचते ही सबसे पहले इधर मिलाने के लिए रामचरण के पास जाती है और एक पर्ची देती, उसी मोबाइल नंबर होता है। रामचरण मोबाइल नंबर को पाता है और खुश हो जाता। घटना से मात्र 10 दिन पहले जो होता है रामचरण और इधर खुद अंजलि बर्मन के बीच रात के मोबाइल पर बात हुई करते थे, यहाँ तक कि गंदी गंदी बातें हुआ करते थे। इधर रामचरण भी समझ जाता है कि अंजलि अब हमारे ऊपर पूरी तरह से फिदा सी हो गई है। लेकिन अंजलि अपने जाल में इस तरह रामचरण को फंसाने के लिए लगी हुई थी कि कैसे न तैसे फंसाया जाए। लेकिन जब अंजलि समझ जाती है कि रामचरण हमारे जाल में पूरी तरह से अब फंस गया है तो इसकी जानकारी संतोष को पटेल को दे देते हैं और संतोष पटेल जैसे खबर पाता है कहने लग जाता है कि सही टाइम आ गया है। तभी घटना से मात्र 1 दिन पहले जैसे ही इधर रामचरण खुद अंजलि के पास रात के वक्त फ़ोन करता है और वही बातें करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग भी कर देता है। तभी उसी वक्त अंजलि कह देती है कि हमारा भी मन कर रहा है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। यह बात जैसे ही इधर रामचरण सुनता है एकदम खुश हो जाता है। ऐसा लगता है मानो मांगी मुराद आज पूरी हो गई। कहने लग जाता है कि ठीक है तुम इसी वक्त आ जाओ। अंजलि कह देती नहीं, ना हम तुम्हारे कमरे पाएंगे और ना तुम हमारे कमरे पाओ, इसलिए हम चाहते हैं कहीं भी किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को हमारे इस रिश्ते के बारे में भनक नहीं लगना चाहिए और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपना शहर छोड़कर कटनी शहर की तरफ चले और वहीं अपने तरीके से रिश्ते को अंजाम दें। यह बात जैसे ही अब इधर सुनता है रामचरण एकदम खुश हो जाता, कहने लग जाता है कि तुम्हारा जहाँ मन करे तुम हमें वहीं ले चलो। लेकिन इधर अंजलि कह देती है कि हम तुम्हें इस शहर से बाहर ले चलेंगे, लेकिन जगह तुम बताओगे। रामचरण कह देता ठीक है। रामचरण जो होता है उसी समय फैसला लेता और फैसले के तहत जो होता है पूरी रात सो नहीं पाता, कल्पनाओं में खोया रहता है कि दवाई का सेवन करेंगे, शक्तिवर्धक दवाई का सेवन जब करेंगे तो हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और करने की वजह से हमारे ऊपर उस दिन जो होता है पूरी तरह से फिदा सी हो जाएगी और रोज़ रोज़ पीछा करना शुरू कर देगी। 7 अक्टूबर साल 2020 का ही अब दिन होता है तो अंजलि फ़ोन कर देती है कि चलो आज टाइम अच्छा है। तो उसी वक्त जो होता है इधर खुद
रामचरण मना कर देता है, कहने लग जाता है कल करवा चौथ है और कल हमारी पत्नी का व्रत है। क्योंकि इधर रामचरण की जो पत्नी होती गीता अपनी पति के हर एक सच्चाई को जानती थी, लेकिन अपने परिवार अपने बच्चों की मजबूरी की वजह से मुंह नहीं खोलना चाहती थी। लेकिन इधर रामचरण भी अपनी पत्नी की हर बात को मानता था और इसीलिए कह देता है कि कल करवा चौथ है, अपनी पत्नी का व्रत खोलेंगे तो परसों तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को कायम करेंगे। अंजलि यह बात सुनती चौंक से जाती है कि आखिर 900 चूहा खाकर बिल्ली वही निहाद हज पर कैसे चली। लेकिन जैसे 8 अक्टूबर साल 2020 का ही टाइम होता है, पूरी तरह से करवा चौथ पे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 9 अक्टूबर साल 2020 का सुबह का टाइम हो तो उसी वक्त इधर खुद रामचरण अपना मोटरसाइकिल लेता। मोटरसाइकिल लेने के बाद अंजलि को स्कूल से ही पिकअप कर लेता है और पिकअप करने के बाद बड़े ही तौर तरीके से इधर मोटरसाइकिल का मिजाज बढ़ाता है और बढ़ाते हुए चलाना अब शुरू कर देता है और पादकपुर गांव की तरफ बढ़ जाता है। देखता है शाम होने वाला है तो वहीं पास एक मेडिकल होता है, वहीं पर जाता है, शक्तिवर्धक गोली लेता है, एक पत्ता पूरी तरह से अपने जेब में रख लेता है और देखता है रात पहरा हो जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो होता अन्नू गाँव की तरफ अब ना आए। जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त अनु गाँव की तरफ बढ़ पड़ता है। देखता है कि वहाँ तो रास्ता पूरी तरह से सुनसान पड़ा है और वहीं काफ़ी सारी शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर देता। कुछ ही मिनट बाद उसके शरीर जो होते हैं उतावले होना शुरू हो जाते हैं। अंजलि जो होती है समझ जाती हमें करना क्या है, लेकिन अंजलि के ही ठीक पीछे संतोष और संतोष के 2 अपने करीबी दोस्त होते हैं, अमन और अमन का एक करीबी दोस्त होता है। दोनों के तीनों पीछे लगे ही होते हैं। हर वक्त जो होता है रामचरण की निगरानी में होते हैं कि रामचरण जा कहाँ रहा होता, क्योंकि फ़ोन के द्वारा अंजलि जो होती है इधर संतोष की एक एक जानकारी दे चुकी है, घटना को अंजाम हमें कहाँ देना है। जैसे ही अनु गांव के करीब उसी पुलिया पर पहुंचते हैं जो रेलवे स्टेशन का जो रास्ता होता गेट नंबर 3 का, तो उसी के नीचे अंजलि बर्मन खुद रामचरण को लेकर पुलिया के नीचे उतर जाती है और उतरते ही नीचे जाती है, लेकिन पीछे संतोष, अमन और साथ में उसका दोस्त तीनों लगे होते हैं, एक एक नज़र गड़ाए बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि के ऊपर इधर जाकर रामचरण अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए झुकता है तो उसी वक्त पीछे संतोष आकर पकड़ लेता, ज़मीन पटक देता है। तीनों मिलकर वहीं बुरी तरह से पिटाई करते हैं। फिर पास रखा हुआ एक पत्थर होता है, उसी पत्थर से इधर रामचरण के शरीर के ऊपर काफ़ी बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ मिनट के अंदर जो होता है इधर वहीं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर रामचरण चला जाता है। फिर चारों मिलकर जो होते हैं अपने घर निकल जाते हैं। अंजलि और संतोष सोच लेते हैं कि आखिर यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस जो होती है काफ़ी मेहनत करती है और इन्हीं चारों के लोकेशन के बदौलत जो होता है पुलिस को एक सुराख हाथ लगता है, जिसकी वजह से इधर पुलिस के कंधे चढ़ जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर खुद अंजलि बर्मन के ही तहरीर पर संतोष और अमन साथ में और उसका जो करीबी दोस्त होता है राहुल पटेल, पुलिस इन तीनों व्यक्तियों को अपनी कस्टडी में जो होता है बड़े ही तौर तरीके से लेती है। पुलिस की टीम चारों को ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश करती, तो न्यायालय में धारा 302 के तहत चारों पर मुकदमा दर्ज करके हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।